हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। और हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ ही चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, वो कहाँ पाया जाता है ना, और उसका यूज़ क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट होता क्या है ना। कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब समझ रहे हैं। पॉली का मतलब बहुत सारा, है ना। और हाइड्रोक्सी का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब जिसके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है एल्कोहल, है ना। जो एल्कोहल ग्रुप रहता है ना, OH, हाँ उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं, है ना। और कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है या फिर दोनों की जो मात्रा है वो सेम वैसे होती है जैसे कि पानी में होती है। मतलब पानी में H2O पाया जाता है, तो सेम कार्बोहाइड्रेट में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा सेम पानी की मात्रा के समान होती है। मान लो किसी कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा 6 है तो हाइड्रोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 12, उससे डबल, है ना। तो इसका जो रेशियो आता है ना, वो सेम पानी के जैसे ही रहता है ना। मतलब ऑक्सीजन की मात्रा के दुगुना क्या रहेगा, हाइड्रोजन की मात्रा। ठीक है। इसी कारण से इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स है ना। अगर देखा जाए जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन की बात करें, लिपिड की बात करें, उनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा मॉलिक्यूल मिलता है बोले तो वो है कार्बोहाइड्रेट, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट को हम फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, क्योंकि जब रेस्पिरेशन की बात करें, श्वसन की बात करते हैं हम, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रायोरिटी रखता है, वो पहले टूटता है। कार्बोहाइड्रेट का शोषण हम पहले पढ़ते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट टूट के एनर्जी देता है और सबसे फास्ट एनर्जी की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट ही प्रोवाइड कराता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बॉडी में एनर्जी के मेन सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो लगभग 55 से 60% तक एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को। ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट के, आप देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज, सेल्यूलोज, काइटिन, ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं। और इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो साथ में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए लेक्चर को, मज़ा आने वाला है आपको अब लेक्चर में। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को कितने क्लास में बांटा गया है, इसका बंटवारा कितने जगह किया गया है ना। तो कार्बोहाइड्रेट को मेनली 3 जगहों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड। ठीक है। मोनोसैकेराइड नाम से समझना है अपने को। नाम में क्या है, सबसे शुरू में देखिए मोनो, क्या है, मोनो मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो केवल एक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, इसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट हैं, है ना। इसको अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे, मतलब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो हमको और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होंगे। इसको तोड़ने पर ये चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन हमको मोनोसैकेराइड से कोई दूसरा और कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होगा। इसको हम रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। रिड्यूसिंग का मतलब वही है जो आसानी से टूट जाए। ठीक है। जिसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं। ठीक है। इसके एग्जांपल्स आप देखिए, ग्लूकोज, ग्लूकोज प्राइमरी रेस्पिरेटरी सबस्टेंस है ना। ये रेस्पिरेशन में सबसे पहले ये टूटने वाला सबस्टेंस है। ठीक है। उसके बाद है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम बोलते हैं स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलते हैं, स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये जो है जो मीठे फल में, हनी में ऐसे मिलता है ना, जो स्वाद में मीठापन लाने का काम फ्रक्टोज शुगर ही करता है। उसके बाद है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज शुगर जो हमारे ब्रेन में या फिर नर्व टिश्यू में पाया जाता है ना। मैनोज, ये भी क्या है, मोनोसैकेराइड है। ये सारे के सारे मोनोसैकेराइड की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड्स।
ओलिगोसैकेराइड्स वे होते हैं जो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल्स को मिलाकर बने होते हैं। कितना? 2 से लेकर 10, मतलब ऐसे 2, 3, 4 ऐसे मोनोसैकेराइड्स को मिलाएंगे तब हमको ओलिगोसैकेराइड्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो इसकी संख्या हो सकती है मोनोसैकेराइड्स की 2 से लेकर 10 तक। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। सुक्रोज, सुक्रोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड मतलब ये 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को मिलाकर बनाया गया है। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है ना, ये 2 मोनोसैकेराइड को मिलाकर बनाया गया है। माल्टोज भी डाइसैकेराइड है, वो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट को मिलाकर बनाया गया है। रेफिनोज एक ट्राइसैकेराइड है, मतलब 3 मोनोसैकेराइड को मिलाने पर हमको रेफिनोज प्राप्त होता है। स्टैकियोज 4 मोनोसैकेराइड को मिलाकर बनता है और माल्टोट्रायोज 3 मोनोसैकेराइड यूनिट को मिलाकर बनता है। ठीक है, ये होते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। क्या होता है पॉलीसैकेराइड? पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, सिंपल सी बात। पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड मतलब शुगर्स, बहुत सारे शुगर्स को मिलाकर अगर हम एक संरचना बनाते हैं, एक लंबी तार बनाते हैं इस मोनोसैकेराइड्स की, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स या फिर जो मोनोसैकेराइड्स की जो मात्रा है वो 10 से ज़्यादा होती है ना, मोर देन 10, 10 से ज़्यादा होती है। ये टेस्ट में बिल्कुल भी मीठे नहीं होते। ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है, मतलब इसको आप आसानी से तोड़ नहीं सकते। ठीक है, इससे पहले हम जो मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये अंदर टूट जाते थे आसानी से, है ना। तो सुक्रोज बस एक ऐसा है ओलिगोसैकेराइड में जो आसानी से नहीं टूटता है, बाकी सब आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन पॉलीसैकेराइड जो हैं वो आसानी से टूटते नहीं है, बहुत ही मजबूत होते हैं। ठीक है, अब इसको अगर आप पानी में मिलाओ तो ये पानी में घुलेगा नहीं, ये पानी में नहीं घुलता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है पॉलीसैकेराइड। लेकिन मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, पानी में आसानी से घुल जाते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं, आसानी में घुल जाता है। ग्लूकोज को आप देखना, ग्लास में डालोगे आप ग्लूकोज तो आसानी से घुल जाता है। चीनी को पानी में डाल के घोलोगे तो आसानी से घुल जाता है ना, ग्लूकोज है ये आसानी से घुल जाता है। ठीक है, ये सिंपल शुगर्स है। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें सेल्यूलोज की, जैसे कि पत्ती है ना, उसको आप अच्छे से कूट दो, उसमें जो सेल्यूलोज हैं, जो फाइबर्स रहते हैं वो नहीं घुलते, वो रेसे की तरह ऊपर में आपको दिखाई देंगे, वो पानी में सॉल्युबल हैं ही नहीं। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल में आप देख सकते हैं स्टार्च है, स्टार्च जो चावल में मिलता है, गेहूं में मिलता है, आलू में मिलता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, है ना। अब उसके बाद है ग्लाइकोजन, स्टोर कार्बोहाइड्रेट है, या कार्बोहाइड्रेट को ना स्टोर करके रखा जाता है ना लीवर में, लीवर में बनता है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन भी, लेकिन पॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है जो कि प्लांट्स में मिलता है ना। अब काइटिन, काइटिन जो है कॉकरोच वगैरह की जो एक्सटर्नल बॉडी है ना, या फिर एक्सोस्केलेटन है, वो काइटिन की बनी होती है ना। फंगस का जो सेल वाल है वो काइटिन का बना होता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैं। क्या है, पॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि मोनोसैकेराइड्स क्या है, डाइसैकेराइड्स या फिर ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं, और पॉलीसैकेराइड्स क्या है ना, पूरा डिटेल देखते हैं। तो पहले हम इसके बारे में डिटेल करेंगे, लास्ट में इन तीनों का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। देखिए, मोनोसैकेराइड्स सिंपल शुगर है, ये वाटर सॉल्युबल है, इसको आप आसानी से पानी में घोल सकते हो, है ना। इसका एक फार्मूला है यहाँ, एकदम जनरल फार्मूला, कि कार्बन की जितनी मात्रा होती है उतनी ही मात्रा पानी की भी होती है ना। मतलब जितनी मात्रा आप कार्बन को लोगे उतनी ही मात्रा पानी का लोगे। यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, कार्बन की मात्रा 6 है तो पानी की मात्रा भी आप 6 लोगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 6। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, मतलब इसको आप आसानी से तोड़ सकते हो। ये
अगर हम समझें कि आपके पास ऐसे बहुत सारे कांच हैं जो डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं, है ना। अब आप अगर उस कांच में कोई ऐसा कांच जो एकदम आसानी से टूट जाता हो, है ना, एक ऐसा पिंच करने पर भी टूट जाता है, तो वैसा कांच है आपका ये मोनोसेकेराइड। क्या? मोनोसेकेराइड। ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, आसानी से टूट जाते हैं। मोनोसेकेराइड जो हैं वो कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, लाल हरा पीला नीला कोई वास्ता नहीं उससे, है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। इसको आप पाउडर की तरह बना सकते हैं, क्रिस्टल की तरह बना के इसको आप स्टोर कर सकते हैं ना। ये पानी में तो सॉल्यूबल है ही हैं, लेकिन ये किस में इनसॉल्यूबल है करके पूछ दिए तो ये इनसॉल्यूबल होते हैं किस में? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, है ना, जिसका कोई और छोर नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन पोलर, है ना। तो उसमें ये इनसॉल्यूबल है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ईथर में आप ग्लूकोज मिला के देखो नहीं घुलेगा, क्लोरोफॉर्म में ग्लूकोज मिला के देखो नहीं घुलेगा, क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। इसमें कार्बन की जो संख्या है वह 3 से लेकर 7 तक हो सकती है। कितनी हो सकती है? 3 से लेकर 7 तक, ठीक है। और अधिकतर जितने भी मोनोसैकेराइड्स हैं, है ना, उसमें आपको ओज सफिक्स देखने को मिलेगा। उसके नाम के लास्ट में आप देखना ओज जुड़ा होगा। सब में हो जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जित मोनोसेकेराइड्स हैं उसके नाम के अंत में आपको ओज सफिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मोनोसेकेराइड नेचर में है ग्लूकोज। यहाँ पर डी ग्लूकोज लिखा है। डी का मतलब क्या होता है वो बाद में समझेंगे। डी फॉर डेक्स्ट्रो होता है ना, ये रोटेशन शो करता है। डी मतलब राइट साइड रोटेशन, एल मतलब लेफ्ट साइड रोटेशन, जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मोनोसेकेराइड के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, ठीक है। अब कार्बन नंबर के आधार पर हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 से लेकर 7 तक इसकी संख्या हो सकती है कार्बन की मोनोसेकेराइड। तो अगर 3 कार्बन है तो उसको बोलते हैं ट्रायोज, वो सफिक्स जुड़ रहा है ना सब में। आगे भी आप देखना टेट्रोज 4 कार्बन वाले को, है ना, 5 कार्बन वाले को पेंटोज, 6 कार्बन वाले को हेक्सोज, 7 कार्बन वाले को हेप्टोज, है ना। ट्रायोज में उसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, इसको हम 2 भाग में बांट के रखें ना, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज का मतलब होता है जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, और कीटोज का मतलब होता है जिसके पास कीटोन ग्रुप रहता है ना। तो ट्रायोज में एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है वो देखिए, यहाँ पर लिस्ट है, आप देख सकते हैं ना, कि जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा उसको हम अलग से क्लासीफाई करके रखें और कीटोन वाले को अलग से। तो एल्डोज में कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके? ट्रायोज के एग्जांपल्स हैं आपके ग्लिसरेल्डिहाइड, और कीटोज हैं उसमें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, है ना। ये दोनों आपको शायद याद होगा अगर आप रेस्पिरेशन पढ़े होगे तो, जब ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस चलता है उसमें ये दोनों बनते हैं, ग्लिसरेल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये दोनों आपको ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में देखने को मिल जाएगा। ये शुगर है, कैसे शुगर है? 3 कार्बन वाले शुगर है। कितने कार्बन वाले? 3 कार्बन वाले। अब इसके बाद हम 4 कार्बन वाले शुगर की बात करें तो इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज। इरिथ्रोज आपको केल्विन साइकिल में देखने को मिल जाएगा। पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाले शुगर। राइबोज शुगर आरएनए में मिलता है। डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में मिलता है ना। जाइलुलोज आपको केल्विन साइकिल में देखने को मिल जाएगा, है ना। राइबुलोज और जाइलुलोज ये आपको केल्विन साइकिल में देखने को मिल जाएगा। हेक्सोस मतलब 6 कार्बन वाले शुगर कौन कौन से? ग्लूकोज 6 कार्बन वाला शुगर है। गैलेक्टोज, मैनोज एंड फ्रक्टोज, है ना। ये सारे के सारे 6 कार्बन वाले शुगर हैं। अब 7 कार्बन वाले शुगर में आते हैं हम। इसमें एग्जाम्पल हैं आपके ग्लूकोहेप्टोज एंड सीडोहेप्टुलोज, है ना। ये है 7 कार्बन वाले शुगर, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में एक मार्क दिया गया है कि सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो क्या होते हैं? असिमेट्रिक कार्बन नेचर के होते हैं। असिमेट्रिक का मतलब समझते हैं, जिसको हम 2 बराबर भागों में बांट नहीं सकते, है ना। अब इसमें एक अपवाद है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन को हम
सिमेट्रिक नेचर का मानते हैं, मतलब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, है ना। बाकी सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स ऐसे हैं जिसको आप दो बराबर भागों में बांट नहीं सकते, ठीक है। ये किरैलिटी शो नहीं करता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, बाकी सारे के सारे किरैलिटी शो करते हैं, ठीक है। मतलब पोलराइज्ड लाइट में ये रोटेशन शो करता है, लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट पोलराइज्ड लाइट में कोई भी रोटेशन शो नहीं करता, ठीक है। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड में आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानोगे, है ना। ओलिगोसैकेराइड्स आखिर होती क्या हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ओलिगोसैकेराइड्स 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है। क्या बोले कि 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, मतलब अगर हम ओलिगोसैकेराइड्स को तोड़ेंगे तो हमको मोनोसैकेराइड्स प्राप्त होंगे, है ना। मतलब इसको तोड़ने पर हमको मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे, मतलब तोड़ने पर कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है ना, भले छोटा कार्बोहाइड्रेट मिले लेकिन मिल रहा है। लेकिन मोनोसैकेराइड्स में आप देखे हैं कि उसको तोड़ने पर हमको कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता है ना। उसको तोड़ने पर वो चकनाचूर हो जाता है, यूज़ हो जाता है। लेकिन ओलिगोसैकेराइड को तोड़ने पर हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, छोटा वाला कार्बोहाइड्रेट से ही। ये बने होते हैं 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से। कितने यूनिट से? 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट से, ठीक है। अब दो मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़ने के लिए कोई एक फेविकोल, कोई फेविक्विक चाहिए, कोई गोंद चाहिए इसको जोड़ने के लिए, है ना। तो ये जो यहाँ पर ग्लू की तरह काम करता है, जो उसको जोड़ने का काम करता है मोनोसैकेराइड यूनिट को, उसको बोलते हैं हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मतलब दो मोनोसैकेराइड को चिपकाने के लिए जिस ग्लू का यूज़ करते हैं ना, उस ग्लू का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और टेस्ट में स्वीट होते हैं। मतलब इसको आप अगर खाओगे तो गुलाब जामुन की तरह मीठा रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये टेस्ट में स्वीट होते हैं, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड्स। अब इसके क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके आधार पर इसको हम डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड्स ऐसे बोलते हैं। जैसे कि अगर मोनोसैकेराइड की संख्या 2 है उसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड, अगर 3 है तो ट्राइसैकेराइड, 4 है तो टेट्रासैकेराइड, और 5 मोनोसैकेराइड यूनिट्स हैं तो फिर पेंटासैकेराइड्स। तो ऐसे करके हम 10 तक के मोनोसैकेराइड यूनिट को हम रखते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, है ना। डाइसैकेराइड में आप देखिए 2 मोनोसैकेराइड यूनिट ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, है ना। तो इसको हम बोलते हैं डाइसैकेराइड, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सेलोबायोस, ये सारे के सारे डाइसैकेराइड, है ना। अब इसको अगर आप पानी में डालोगे तो ये पानी में आसानी से घुल जाएगा, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। अब डाइसैकेराइड को मोस्ट कॉमन ओलिगोसैकेराइड बोला जाता है। मतलब कि जितने भी ओलिगोसैकेराइड हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, है ना, पेंटा, इन सब में मोस्ट कॉमनली जो पाया जाता है वो है डाइसैकेराइड, है ना। क्या पाया जाता है? डाइसैकेराइड। अब यहाँ पर एग्जांपल्स में आप देखिए सुक्रोज, और वो कौन कौन से 2 यूनिट से मिलकर बना है उसके बारे में लिखा है यहाँ पर कि सुक्रोज जो है वह 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, और 2 मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। क्या क्या हैं? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज को केन शुगर भी बोला जाता है क्योंकि ये गन्ने में पाया जाता है ना, और गन्ने में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लैक्टोज, लैक्टोज कौन कौन से 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज। लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं क्योंकि ये मिल्क में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और माल्टोज, माल्टोज जो है वो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। इसको हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं, है ना। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे माल्टोज को मिला मिलाकर आप स्टार्च बनाते हुए, माल्टोज का पॉलीमर अगर पूछ दे क्या है तो स्टार्च, है ना। अगर चावल वगैरह को पकाते हम, है ना, पानी बच जाता है वाटर में, उसमें जो शुगर्स, स्टार्च जो है वो टूट टूट के ऐसे माल्टोज के फॉर्म में रहते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? माल्टोज बोलते हैं। स्टार्च का ही वो हिस्सा ही है ना। ऐसे माल्टोज यूनिट को मिला मिलाकर स्टार्च बना है ऐसा। अब सेलोबायोस, सेलोबायोस क्या है? सेल्यूलोज को अगर हम तोड़ते हैं, बनने के लिए बना है सारा का सारा ग्लूकोज यूनिट से, है ना। किससे? ग्लूकोज यूनिट से। अगर हम इसको तोड़ते हैं
किसको? सेल्यूलोज को, है ना। तब हमको सेल्यूलोबायोस प्राप्त होता है, वो भी पार्शियली टूटता है तब, है ना। पार्शियली टूटता है तो सेल्यूलोबायोस प्राप्त होता है, ठीक है। अब ट्राइसैकेराइड क्या है? ट्राइसैकेराइड मतलब हम बात कर रहे हैं 3 मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़कर। तीनों मोनोसैकेराइड यूनिट को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के द्वारा जोड़ते हैं, है ना। तो वो बनता है ट्राइसैकेराइड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं रेफिनोज। रेफिनोज जो है वो बना होता है 3 मोनोसैकेराइड से, है ना। तो मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं? इसमें एक ग्लूकोज रहता है, एक गैलेक्टोज रहता है और एक फ्रक्टोज रहता है। ये तीनों मिलाकर रेफिनोज बनाते हैं। रेफिनोज किस में पाया जाता है? तो बीट रूट में मिलता है। किस में? बीट रूट में। बीट रूट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं चुकंदर, है ना। इसमें रेफिनोज मिलता है। ये अनडाइजेस्टेड होता है रेफिनोज। रेफिनोज क्या होता है? अनडाइजेस्टेड, है ना। इसको मतलब सिंपल आप जैसे खाओगे वैसे ही निकाल दोगे, सिंपल सी बात है। ये शुगर ऐसा है, ठीक है। इसके बाद है टेट्रासैकेराइड। टेट्रासैकेराइड का मतलब होता है जिस जो 4 मोनोसैकेराइड्स को मिलाकर बना है। कितने? 4 मोनोसैकेराइड्स को, है ना। इसके एग्जाम्पल हैं आपके स्टेक्यूज। स्टेक्यूज जो है वो 4 शुगर या फिर 4 मोनोसैकेराइड्स को मिलाकर बना है ना, स्टेक्यूज। तो इसमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स को मिलाकर ये बना है? तो इसमें 2 गैलेक्टोज और 1 ग्लूकोज और 1 फ्रक्टोज है। इसको मिलाकर स्टेक्यूज बनता है, ठीक है। ये स्टेक्यूज किस में पाया जाता है? ट्यूबर में पाया जाता है। स्टेकिस ट्यूबरोफेरा प्लांट में यह पाया जाता है स्टेक्यूज, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लांट है और इसका ट्यूबर है यहाँ पर, ठीक है। इसमें मिलता है स्टेक्यूज। इसके अलावा गार्लिक या फिर अनियन में ऐसा 4 मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलाकर बना है यूनिट मिलता है स्कोरोडोज, है ना, स्कोरोडोज, ठीक है। ये है ओलिगोसेक्राइड्स और उसके एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पॉलीसेक्राइड के बारे में। किसके बारे में? पॉलीसेक्राइड के बारे में। पॉलीसेक्राइड्स को ना ग्लाइकन्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लाइकन्स, है ना। पॉलीसेक्राइड्स वाटर इनसॉल्युबल है, इसको पानी में डालो ये नहीं घुलेगा, है ना। ये टेस्ट में मीठा नहीं होता है। इसको आप टेस्ट करोगे कभी, पत्ता वगैरह खा के देखना, टेस्ट में मीठा लगता है क्या? नहीं, ये, है ना, ये टेस्टलेस होते हैं, स्वीट मतलब मीठा तो नहीं होता, ठीक है। और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है, मतलब ये सबसे मजबूत पॉलीसेकेराइड है। जितने भी अभी पॉलीसेकेराइड पढ़े हैं, मोनो, ओलिगो, है ना। तो ये पॉलीसेकेराइड जो है वो इन तीनों में से सबसे मजबूत है। जैसे आपके पास 3 कांच हैं, 3 कांच में से एक कांच बहुत कमज़ोर है, दूसरा कांच उससे थोड़ा मजबूत है और तीसरा जो इन दोनों से ज़्यादा मजबूत है। तो ऐसा ये सबसे मजबूत कांच है ना, ये पॉलीसेकेराइड, ठीक है। सबसे मजबूत कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब ये कितने यूनिट से मिलकर बना हो? कितने सारे मोनोसेक्राइड, ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलकर बना होता है ना। इसकी संख्या 100, 200, 300, 400 तक भी जा सकती है ना। अब ये 10 से ऊपर जितने भी मोनोसेक्राइड हैं उनसे मिलाकर बना होता है, ठीक है, उनसे मिलकर बना होता है। मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स, है ना, ये दोनों होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल, मतलब इनका आकार छोटा होता है। लेकिन पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका आकार बड़ा होता है ना। जैसे कि अगर हम इसको केमिकल एनालिसिस वाले के हिसाब से अगर देखें तो जो फिल्ट्रेट और रेटेंटेट हमको मिला था ना, तो जो रेटेंटेट वाला एरिया है वहाँ पर हमको मिलेगा पॉलीसेकेराइड। क्या मिलेगा? पॉलीसेकेराइड, क्योंकि ये मैक्रोमोलिक्यूल है। और जो फिल्ट्रेट वाला एरिया है ना, जो नीचे सॉल्युबल एरिया जो घुल गया था, एसिड में था, उसको हम बोलते हैं क्या? माइक्रोमोलिक्यूल्स। तो मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स हमको नीचे फिल्ट्रेट में मिल जाएंगे और पॉलीसेक्राइड्स वो हमको रेटेंटेंट में मिल जाएगा, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं वो ये क्या होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं ना। आप देखा जाए तो आप चारों तरफ से पॉलीसेक्राइड से घिरे हो। आप पेपर वगैरह है उस वो सेल्यूलोज से बना है ना, वो एक पॉलीसेक्राइड है ना।
पत्ते में चारों तरफ पत्तियां, हरे हरे घास वगैरह है, पेड़ पौधे हैं, सब सेल्यूलोज है। तो पॉलीसेकेराइड की मात्रा जो है ना नेचर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है पॉलीसेकेराइड। इसके एग्जाम्पल हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सारे के सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं, है ना। तो ग्लाइकोजन क्या है, यह एनिमल में स्टोर्ड फूड है। एनिमल्स में क्या होता है कि ये ऐसे ग्लूकोज को मिला मिला कर लीवर में ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं और अपना बचा हुआ खाना बनाते हैं, फिर स्टोर फूड बोलते हैं, इसको बचा के रखते हैं लोग, है ना। मतलब ये लीवर में इसको बचा के रखा जाता है ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को, ठीक है। अब उसी तरह प्लांट जो है वो ग्लूकोज बनाता है और इस ग्लूकोज को बाद में यूज़ कर सके इसलिए वो इसको स्टोर करके रखता है स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में, है ना। सेल्यूलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑन अर्थ, है ना, कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला ये पॉलीसेकेराइड है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसेकेराइड है इस अर्थ पे, पूरी पृथ्वी में अगर देखा जाए। उसके बाद काइटिन, काइटिन जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में बोले तो सेल्यूलोज, उसके बाद काइटिन, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉलीसेकेराइड्स के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं ना। अब देखिए कि इसको हम दो भाग में बांट के रखें। होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड का मतलब होता है जो सेम टाइप की यूनिट से मिलकर बना होता है। सेम टाइप का मतलब कि अगर कोई पॉलीसेकेराइड केवल और केवल ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है उसको हम बोलेंगे होमोपॉलीसेकेराइड। और कोई पॉलीसेकेराइड मान लो 2, 3, 4 ऐसे अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड से मिलकर बना होता है, उसको हम बोलेंगे क्या? हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। होमोपॉलीसेकेराइड की एग्जांपल यहाँ पर आप देखिए, स्टार्च क्या है? स्टार्च, स्टार्च केवल और केवल ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? केवल और केवल ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है। अब आगे हम इसके बारे में जानेंगे कि कौन सा ग्लूकोज है, अल्फ़ा ग्लूकोज है कि बीटा ग्लूकोज, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए जानते हैं कि स्टार्च जो है वो ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनाते हैं, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट को मिला मिलाकर हम क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं, ठीक है। अब ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो है वो भी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है ना। बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट को मिला मिलाकर ग्लाइकोजन का निर्माण किया जाता है। उसी तरह सेल्यूलोज, सेल्यूलोज भी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना होता है ना। इन्यूलिन, इन्यूलिन जो है वो फ्रक्टोज यूनिट से मिलकर बना होता है ना। काइटिन, काइटिन जो है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, जिसको शॉर्टकट में नाग बोला जाता है, NAG, नाग, है ना। तो ये काइटिन जो है ऐसे नाग यूनिट से मिलकर बना होता है। बहुत सारे नाग को मिलाकर आप एक इच्छाधारी नाग बनाते हैं जिसको बोलते हैं काइटिन। क्या बोलते हैं? काइटिन, ठीक है। अब है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है ना। हिपेरिन जो है वह एंटीकोगुलेंट है। एंटीकोगुलेंट का मतलब ये रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ये हमारे ब्लड में पाया जाता है हिपेरिन, है ना। हीरोडिन नहीं बोलना भाई, हीरोडिन क्या है? जोंक में मिलता है, वो रक्त को जमने नहीं देता है, वो जोंक में मिलता है, लीच में मिलता है ना। यहाँ पर हम बात करें हिपेरिन की, जो हमारे अंदर हमारे शरीर में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। ये बना होता है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से, है ना। तो ये कौन कौन से मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है? ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड ग्लूकोसामाइन, ठीक है। इन यूनिट से मिलकर हिपेरिन बना होता है। उसके बाद है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड जो है ये कौन कौन सी यूनिट से मिलकर बना है? ग्लूकोयूरोनिक एसिड और ग्लूकोसामाइन। हाइलुरोनिक एसिड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है हाइलुरोनिक एसिड के बारे में। अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हम लोग आगे जानते हैं क्या होता है ना। एक सीमेंट की तरह काम करता है हाइलुरोनिक एसिड हमारे सेल्स में, एनिमल सेल्स में। ये सेल्स को जोड़ने के लिए जो सीमेंट चाहिए ना, वो वैसा काम करता है हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। अब केराटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट कौन कौन से यूनिट से मिलकर बना होता है? मोनोसेकेराइड यूनिट कौन कौन से हैं इसके? तो गैलेक्टोज एन एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोज और है नाग, है ना, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, नाग से मिलकर बना होता है। केराटिन सल्फेट जो
किस में मिलता है। आप केराटिन से इसको रिलेट मत करना है, केराटिन प्रोटीन है, केराटिन सल्फेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये हमारे जो कार्टिलेज वगैरह है ना उसमें पाया जाता है, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे, डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ये भी मिलता है हमारे कार्टिलेज वगैरह के फॉर्मेशन में, है ना। ये कौन कौन से मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड एन एसिटिल गलैक्टोसामाइन से मिलकर बनता है। ग्लूकोसामाइन मत बोल देना, है ना। ये किस किस से बना है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड एन एसिटिल गलैक्टोसामाइन, ये नाग नहीं है ना, ये एन एसिटिल गलैक्टोसामाइन है। उसके बाद है डरमेटन सल्फेट। डरमेटन सल्फेट ये कौन कौन से मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बना है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड एन नाग से, ये बना है नाग से, है ना, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ठीक है। ये हो गया आपका पॉलीसेकेराइड का टॉपिक ख़त्म। मतलब कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पूरे इंट्रोडक्शन जान लिए। इसके 3 क्लासेस होते हैं, तीन तीन भाग में बांटे ना इसको। उसके बारे में जाने क्या होता है मोनोसेकेराइड, क्या होता है ओलिगोसेकेराइड, क्या होता है पॉलीसेकेराइड, है ना। इसका स्ट्रक्चर हमको डिस्कस करना है कि मोनोसेकेराइड में कैसा स्ट्रक्चर मिलता है, डाइसेकेराइड में कैसा, है ना, या फिर उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंसेस होने पर कुछ चीज़ें बनती हैं क्या, है ना, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना बस, और कल हम देखेंगे मोनोसेकेराइड के स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और थैंक यू।